अमरनाथ की किराने की दुकान शाम 7 बजे बंद होती थी। लेकिन बंद होना सिर्फ दुकान के लिए होता था, उसके लिए नहीं। दुकान के पीछे के छोटे से कमरे में एक पुरानी अलमीरा के पीछे एक बोतल हमेशा छिपी रहती थी, एक पहरा देने वाले सिपाही की तरह। दिन भर की थकान, ग्राहकों की बकबक, बकाए रुपयों की चिंता, सब कुछ उस बोतल के पहले घूंट में डूब जाता था। 2 घूंट के बाद अमरनाथ अमर बन जाता था, दुनिया की सारी समस्याओं से ऊपर। तीसरे घूंट के बाद वे घर के लिए निकल पड़ता था। घर जो बस 10 मिनट की दूरी पर था, पर अमरनाथ के लिए वह एक अलग ग्रह था। वहाँ उसकी पत्नी सुधा होती, 2 बच्चे, 16 साल का राहुल और 14 साल की प्रिया। दरवाजा खुलते ही उसकी नजरें सीधे सुधा पर जा टिकी, जो रसोई में या बच्चों के होमवर्क में व्यस्त रहती। खाना बना या नहीं, उसकी आवाज़ में एक खुरदुरापन, एक चुनौती होती। हाँ बना है, तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सुधा धीमे सपाट स्वर में बोली। उसकी आंखें जमीन पर गड़ी रहती, जैसे वहाँ कोई जवाब लिखा हो। खाना खाते समय भी माहौल तना तना रहता। राहुल और प्रिया चुपचाप खाना खाते, आंखें ना उठाते। एक दिन प्रिया ने हिम्मत करके पूछ लिया, पापा स्कूल के पिकनिक के लिए पैसे दोगे? अमरनाथ ने एक गिलास पानी पिया, या यूं कहे कि उसने निगला। पिकनिक? पढ़ाई करो, पिकनिक करने के बजाय। मेरी दुकान चलाने के पैसे हैं, तुम्हारे मौज मस्ती के लिए। उसकी आवाज़ बढ़ गई। सुधा ने प्रिया की ओर देखा, आंखों से इशारा किया कि चुप रहो, पर प्रिया की आंखें भर आईं। वे उठकर चली गई। ये देखकर अमरनाथ का गुस्सा और भड़क उठा। उसने प्लेट जोर से टेबल पर पटकी। इसी को पाला है, बड़ा होकर मुंह दिखाएगी। और तुम? उसने सुधा की तरफ घूमकर देखा। तुम ही ने इनकी इतनी हिम्मत बढ़ा रखी है। घर का खर्च ढंग से चलता नहीं और तुम्हारी औलादें पिकनिक की बात करती हैं। सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। वे प्लेटें समेटने लगी। ये चुप्पी अमरनाथ को और चिढ़ाती। उसने सुधा की कलाई पकड़ ली। मैं बात कर रहा हूँ, जवाब दो। क्या जवाब दूँ अमर? सुधा की आवाज़ काँप रही थी, पर आंखें अब भी नीचे थीं। प्रिया ने बस पूछा था, दूध वाले को जो पैसे देने हैं उसे प्रिया को दे दूंगी। मैंने कल दूध वाले को कह दिया है, अगले महीने पैसे दूंगी। तुम परेशान मत हो। परेशान? पूरा दिन मैं परेशान होता हूँ और तुम घर बैठी हो। उसकी पकड़ और कस गई। फिर वह घटना घटी जो कई बार घट चुकी। एक थप्पड़, जोर से। सुधा का सिर एक तरफ झटक गया। रसोई से प्लेट के गिरने और टूटने की आवाज़ आई। राहुल अपने कमरे से बाहर आ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुछ कहना चाहा, पर सुधा ने उसे रोक दिया, एक हाथ उठाकर, जिस पर थप्पड़ का निशान उभर आया था। अंदर जाओ राहुल, सब ठीक है, सुधा ने कहा, आवाज़ में एक अजीब सी शांति। अमरनाथ लड़खड़ाता हुआ बेडरूम की और चला गया, जहाँ वह जल्दी ही सो जाता। सुधा रसोई में टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े समेटती रही। आंसू नहीं आ रही थी, बस सोच रही थी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब दुकान चल पड़ेगी, वे समझ जाएगा कि उसके परिवार से बढ़कर कुछ नहीं। बस एक दिन। साल बीतते गए। राहुल और प्रिया बड़े हो रहे थे, पर उनकी परछाइयाँ छोटी होती जा रही थी। वे घर में चुपचाप रहते, अपने कमरों में सिमटे रहते। उनकी आंखों में एक ऐसी समझदारी थी जो उनकी उम्र से बड़ी थी। उनकी दुनिया उनकी माँ थी। राहुल ने पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया ताकि माँ पर पैसों का बोझ कम हो। प्रिया ने स्कूल में टॉप किया, पर पिता से शाबाशी की उम्मीद नहीं थी। एक दिन शाम को अमरनाथ और भी ज़्यादा नशे में घर लौटा। उस दिन दुकान पर झगड़ा हो गया था। सुधा ने उसे चाय दी तो उसने कप फेंक दिया। ये क्या पिला रही है, पानी लाओ। वे चिल्लाया। सुधा पानी लेकर गई। राहुल जो अब 18 साल का हो चुका था, खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ काँप रही थी, पर ठोस थी। पापा बस करो, माँ से इस तरह मत बोलो। अमरनाथ हैरान रह गया, फिर गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। क्या मुझे सिखाएगा? मेरे घर में रहकर मुझे सिखाएगा? निकल जा यहाँ से। राहुल जाओ अंदर, सुधा ने हाथ जोड़कर कहा। राहुल ने माँ की ममता से भरी डरी हुई आंखें देखी और मन महसूस कर
चला गया। उस रात सुधा ने राहुल के कमरे में जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बेटा, गुस्से में वह तुम्हें भी मार सकता है। लेकिन माँ, कब तक? हम बड़े हो गए हैं, हम तुम्हें बचा सकते हैं। राहुल की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, तुम्हारा बचाव यही है कि तुम चुप रहो और पढ़ाई पर ध्यान दो। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा बुरे नहीं हैं, बस ये शराब, ये उन्हें बुरा बना देती है। प्रिया ने भी एक बार कोशिश की थी, वह डॉक्टर बनना चाहती थी। जब उसने मेडिकल एंट्रेंस की फीस के लिए पूछा तो अमरनाथ ने सिर्फ इतना कहा, लड़की है, इतना पढ़कर क्या करेगी, जल्दी शादी करनी है। सुधा ने अपने गहने बेचे, पड़ोस में सिलाई का काम लिया और उसने प्रिया से कहा, तू पढ़, मैं देखूंगी, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। उसकी आंखों में एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जो उसके टूटे हुए शरीर में मेल नहीं खाता था। अमरनाथ 50 साल का हो चला था। शराब ने अब केवल उसके मन पर ही नहीं, उसके शरीर पर भी कब्जा कर लिया था। हाथ कांपने लगे थे, पीलिया हो गया था, पेट में दर्द रहने लगा, पर वह डॉक्टर के पास जाने से इनकार करता। कुछ नहीं है, बस गैस है। एक दिन दुकान पर ही वह तेज दर्द से 2 गुना हो गया। वे गिर पड़ा। एक नेक ग्राहक ने उसे अस्पताल पहुंचाया। टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने गंभीर चेहरा बनाया। सुधा, राहुल और प्रिया अस्पताल में थे। आपके पति का लीवर सिरोसिस की आखिरी स्टेज पे है। ये बिल्कुल खराब हो चुका है शराब की वजह से। अब सिर्फ एक ही विकल्प है, लीवर ट्रांसप्लांट। सुधा का सिर चकराया। लीवर ट्रांसप्लांट? उसकी दुनिया में ये शब्द किसी विज्ञान फिल्म जैसे लगे। ये कैसे होगा डॉक्टर साहब? राहुल ने पूछा। आपको एक डोनर चाहिए, कोई स्वस्थ व्यक्ति जो अपने लीवर का एक हिस्सा दान कर सके। ये आमतौर पर ब्लड रिलेशन में ही होता है, बेटा बेटी, भाई बहन, पत्नी। टेस्ट करके देखना होगा कि किसका मैच है। अमरनाथ को जब पता चला तो वह पहले तो चिल्लाया, ये सब डॉक्टरों का षड्यंत्र है, पैसे ऐंठने का तरीका है। पर जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया और पीलिया उसकी आंखों को और पीला करता गया, वह डर गया। मौत का डर उसने कभी सोचा भी नहीं था। ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू हुई, पैसों का जुगाड़ हुआ। सुधा के गहने, दुकान की कुछ जमा पूंजी, राहुल की बचत, पर सबसे बड़ी समस्या थी डोनर। राहुल ने पहले खुद को टेस्ट के लिए पेश किया। मेरा लीवर ले लो डॉक्टर साहब। टेस्ट हुआ, ब्लड ग्रुप मैच था, पर कुछ एंटीबॉडीज का मिलान नहीं हुआ। डॉक्टर ने मना कर दिया, रिस्क ज़्यादा है। प्रिया ने आगे बढ़कर कहा, मैं दूंगी। सुधा ने उसे रोक दिया, तू अभी बहुत छोटी है बेटी, तेरा करियर अभी शुरू होना है। नहीं। फिर रिश्तेदारों का नंबर आया। अमरनाथ के भाई बहन, चचेरे भाई, सबको फ़ोन लगे। कोई दूर दराज का बहाना बनाता, कोई मेरा शुगर है, डॉक्टर मना करेंगे, कोई सीधे कह देता, अमरनाथ ने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद की, अब हम अपना लीवर क्यों दें, वो भी उस आदमी के लिए जिसने अपनी पत्नी को इतना सताया। ये बात सुनकर सुधा का दिल दहल गया। सब जानते थे, सब देख रहे थे, और कोई मदद को तैयार नहीं था। अमरनाथ अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा, ये सब सुन रहा था। हर मना करने वाला फ़ोन उस पर गिरती एक चट्टान थी। उसने अपने जीवन की सारी घटनाएं फ्लैशबैक की तरह देखी। सुधा को मारते हुए, बच्चों को डराते हुए, शराब की बोतलें खाली करते हुए। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पहली बार नशे में नहीं, बल्कि होश में, शर्म से, पछतावे से। एक शाम जब डॉक्टर ने कहा कि अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया जा सकता, सुधा ने डॉक्टर के सामने खड़े होकर कहा। उसकी आवाज़ इतनी धीमी और स्पष्ट थी कि कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर साहब, मेरा टेस्ट करवाइए, मैं अपना लीवर दूंगी। राहुल और प्रिया चिल्लाए। नहीं माँ, तुम नहीं, तुम्हारी तबीयत पहले से ही। चुप रहो, सुधा ने कहा, एक ऐसी आवाज़ में जिसमें कोई विरोध स्वीकार नहीं था। वे तुम्हारे पिता हैं और वे मेरे पति हैं। मैंने उनके साथ अच्छे दिन देखे हैं जब वे शराबी नहीं थे, मैंने उनके साथ बुरे दिन भी देखे हैं। अब एक और दिन देखना है, वे दिन जब वे ठीक हो जाएंगे। अमरनाथ बिस्तर पर लेटा ये सब सुन रहा था। उसका सीना भर आया। उससे देखा नहीं जा रहा था। वे चीख कर बोला, नहीं सुधा, मैं तुम्हारा लीवर नहीं लूँगा,
मैंने तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दी, अब तुम्हारा शरीर भी नहीं, मुझे मर जाने दो। सुधा उसके पास गई। सालों बाद उसने प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उसके हाथों पर थप्पड़ों और जोर से पकड़े जाने के निशान थे। अमरनाथ ने उन निशानों को देखा और सिर्फ रो पड़ा। अमर, सुधा बोली, आवाज में कोमलता। अगर तुम मर गए तो मेरा सहना, मेरा सब कुछ सहना बेकार चला जाएगा। वे एक दिन आज है, आज वह दिन है जब मैं तुम्हें बचाऊंगी ताकि तुम सही रास्ते पर आ सको। मेरी यही शर्त है। टेस्ट हुआ। लीवर सुधा का परफेक्ट मैच था। ऑपरेशन की तारीख तय हुई। ऑपरेशन से पहले की रात अमरनाथ ने सुधा से अकेले में बात करने को कहा। उसकी आंखें डरी हुई शर्मिंदा थीं। सुधा, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं एक राक्षस था। मैंने तुम्हें, हमारे बच्चों को जानवरों की तरह पीटा और आज तुम मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। मैं इस कर्ज से कभी उभर नहीं पाऊंगा। सुधा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था पर स्नेह भी था। अमर, मैंने तुम्हें हमेशा उस शराब के नशे के पीछे छुपे उस इंसान के लिए माफ किया जिससे मैंने शादी की थी। वे इंसान अभी भी है ना? हाँ, पर वह बहुत कमज़ोर निकला सुधा। तो अब मजबूत बनो, इस बार नशे के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए, राहुल और प्रिया के लिए। उनके सामने एक अच्छे पिता बनो, मेरे सामने एक अच्छे साथी बनो, बस यही मेरी कीमत है। ऑपरेशन लंबा चला, सफल रहा। सुधा के लीवर का एक हिस्सा अमरनाथ के शरीर में अच्छे से काम करने लगा। रिकवरी के दिन कठिन थे, दोनों कमज़ोर थे, पर इस बार अमरनाथ सुधा की सेवा में जुट गया। उसने खुद दवाइयाँ दी, खाना खिलाया। उसके हाथ जो एक समय मारने के लिए उठते थे अब सेवा के लिए उठते थे। 1 महीने बाद जब दोनों घर वापस आए तो कुछ बदल चुका था। अमरनाथ ने शराब छोड़ दी थी, डर से, कृतज्ञता से और एक नए संकल्प से। एक शाम परिवार साथ बैठा था, टीवी चल रहा था। अचानक अमरनाथ खड़ा हुआ। उसने राहुल और प्रिया की ओर देखा, फिर सुधा की तरफ। उसकी आंखें भीग गईं। वे जोर जोर से रोने लगा, बच्चों की तरह। माफ कर दो मुझे, तो माफ कर दो। मैंने तुम सबका बचपन चुरा लिया सुधा, मैं तुम्हारा जीवन चुरा लिया। मैं कभी इसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगा। राहुल और प्रिया भी रो पड़े। वे उठे और उसके पास आकर खड़े हो गए। सालों बाद उन्होंने अपने पिता को गले लगाया। ये गले मिलना डर से नहीं बल्कि प्यार से भरा था। सुधा मुस्कुरा रही थी, आंसू उसकी आंखों में चमक रहे थे। भरपाई की जरूरत नहीं अमर, बस आगे का सोचो, हमारा आगे का सफर। समय बीता। अमरनाथ की दुकान अब समय पर बंद होती। वह सीधे घर आता। कभी कभी राहुल के साथ दुकान पर बैठता, उसे हिसाब किताब सिखाता। प्रिया को जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला तो उसने खुद जाकर उसकी फीस जमा की। उसने सुधा से कहा, तुमने अपने गहने बेचे थे ना, एक एक गहना मैं वापस दिलाऊंगा तुम्हें। सुधा ने कहा, गहनों की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी ये नई आदत ही मेरा सबसे बड़ा गहना है। एक दिन सुधा बुखार से बिस्तर पर पड़ी थी। अमरनाथ उसके सिरहाने बैठा था, उसके माथे पर पट्टी रख रहा था। सुधा ने आंखें खोली और कहा, देखा, मेरा कहना सही था ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अमरनाथ ने उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथ अब नर्म और सुरक्षित थे। हाँ सुधा, सब ठीक हो गया, पर ये तुम्हारे सहने, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे उस टुकड़े की वजह से हुआ जो अब मेरे अंदर धड़कता है। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी जान बचाने वाली हो, मेरी सबक सिखाने वाली हो। घर में अब वह डर नहीं था, हंसी थी, बातचीत थी। राहुल और प्रिया के चेहरे पर वह भारीपन गायब हो गया था। वे अब सिर्फ बच्चे थे अपने माता पिता के। ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं थी, ये एक साधारण औरत के साधारण धैर्य, एक परिवार की टूटन और फिर से जुड़ने की शक्ति और अंततः प्रेम की विजय की कहानी थी। कभी कभी माफ़ी सिर्फ शब्द नहीं, एक नया अंग बनकर भी आती है, और प्रेम सिर्फ भावना नहीं बल्कि एक जीवनदायी ताकत बन जाता है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।